हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एम आई एस बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है भारतीय राज्य व्यवस्था शासन पूर्वावलोकन की। और इसमें जो है मैं आपको टॉपिक वाइज आपको एक एक चैप्टर जो है कवर करवा रही हूँ, क्योंकि पूर्वावलोकन आपको पता ही है कि पूर्वावलोकन में 1992 से लेकर अब तक यानी 2223 जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए, सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं जिस भी टॉपिक से, तो इसमें ए टू जेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमने जो है अब तक इस सीरीज की 3 क्लास कर ली हैं और आज जो हमारा डे है वो 4th डे है। इससे पहले कल हमने किया था जो वो राष्ट्रपति का टॉपिक था, और आज हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी सीरीज की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन ये हम एक बार इसके ना थोड़ी डिटेल देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो डिटेल दी हुई है, जो नोट्स हैं, इसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ा सा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो नोट्स पढ़ते हैं हम। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया थे, अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और उस पद के कार्यभार को जो है उपराष्ट्रपति संभाल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो अपने जो राज्यसभा के पदेन सभापति का जो उनका पद होता है ना राज्यसभा से, तो वो फिर उनका खाली हो जाता है। मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सभापति के पद पे भी वो बने हुए हैं और राष्ट्रपति के पद पे भी बने हुए हैं। वो सिर्फ राष्ट्रपति के पद को ही संभालेंगे उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो उसको सुख सुविधाएं दी जाएंगी वो भी उनको राष्ट्रपति के पद के हिसाब से ही मिलेंगी। फिर है अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब एक चीज देखिए आप, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित और मनोनीत, इसमें दोनों सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या देखा था कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। वो तो हमारे राष्ट्रपति का भी मतदान गुप्त ही होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो, तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह योग्य हो। ऐसा उल्लेख किया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 66 में कि ये जो है योग्यता चाहिए हमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। जनवरी 2016 से दिया जा रहा है। ऐसा उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्य सभा के सभापति के रूप में जो वो अपना वेतन प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना और आप लिख दो कि 4 लाख, ऐसा नहीं है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो जो है, आपने अभी पढ़ा है 2 लाइन पहले कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उस पद के लिए उनको जो है ये वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को, अच्छा ये हमने देख लिया। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसने लोकसभा सहमत हो। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निर्मित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। ठीक है, तो अब हमारा शायद क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट, ये रहा। अगर हम ये इनकी सीरीज देखना चाहें, मतलब सबसे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। उनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 1962 तक। उसके बाद सेकंड नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल था वो 1962 से लेकर 1967 तक था। फिर थर्ड जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी, और 1967 से 1969 तक। और ये वही हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो सर्वसहमति से चुने गए थे, वीवी गिरी। फिर फोर्थ जो नंबर पे हमारे बने थे वो थे गोपाल स्वरूप पाठक, ये है 1969 से 1974 तक।
फिर है बीडी जत्ती, ये 1974 से 1979 तक बने थे, और फिर आगे ऐसे ही क्रम दिया हुआ है 14 तक, तो ये आप देख लीजिएगा। जगदीप धनखड़ जी है वो अब तक है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, कौन होते हैं उसके सदस्य, हमें ये बताना है। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, क्योंकि निर्वाचित तो किस में होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल अभी हमने देखा कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य ही उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते हैं संसद के। तो ये हमारा बी आंसर जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा, बिल्कुल नहीं। आपने कभी वोट डाली है उपराष्ट्रपति की, नहीं डाली ना, तो जनता के द्वारा तो नहीं होंगे। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, अभी अभी हमने देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल पजन नहीं होना है। वैसे एक ही चीज याद रखनी है कि संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो अपना आंसर रह जाएगा सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुप्त मतदान से होता है ना। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, नहीं। लोकसभा के सांसदों और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, तो इसमें डी जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल। विधानसभाओं के सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य इसमें नहीं आएगा, और विधान परिषदों के सदस्य ये भी नहीं आएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो रहेगा ए सही, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। 1 और 2 ए में दिए गए हैं, 4 का आंसर रहेगा ए। 5 क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं, ये हमारे हैं 788। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये तो है ही है सही। और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल नहीं निभाते, ये मतलब ये गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सिर्फ 1 सही है, यानी कि केवल एक ऑप्शन ए में दिया गया है। 6 का हमारा आंसर रहेगा ए। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, चलो मैं ही दिखा देती हूँ आपको। देखिए डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गुप्त मतदान होता है इनके चुनाव में, वैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव में ऐसा होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। 7 क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है और एक को कारण। हमें बताना है कि कौन सा किसकी व्याख्या करता है और कौन सा सही है या गलत है। कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है, यानी राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए वो जो है योग्य है। सेकंड दिया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ये भी हमने देखा है। तो फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों के दोनों इसमें सत्य हैं। और जो इसकी व्याख्या है वो भी एक सही करता है, मतलब जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही से व्याख्या करता है। तो 7 का हमारा आंसर रहेगा ए, और आर सत्य है, आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, यानी कि ए। आंसर रहेगा 7 का ए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। 8th क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर 10th क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है ये बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है इनका चुनाव। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही रहेगा, क्योंकि सी ही गलत है, गलत पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज हमारी 4th क्लास है, इससे पहले भी मैं इसकी 3 क्लास ले चुकी हूँ पॉलिटी की, और आप मेरे चैनल पे जाकर जो है आप देख लीजिए, और इसके नीचे भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी।
11th क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। बिल्कुल सही है ये तो। अच्छा, कौन से सही नहीं है? एक मिनट। फर्स्ट है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य यानी कि लोकसभा नहीं, लोकसभा की जरूरत। जनता का सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। तो ये तो गलत हो गया ना। उपराष्ट्रपति के तो हमें राज्यसभा का मतलब सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। और गलती देखना है ना, तो एक तो ये गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी बिल्कुल सही है। सही है ना? हाँ, तो हमें तो गलत देखना है। फिर है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। और गलती में देखना था, तो फर्स्ट और फोर हमारे जो है गलत हैं, और 11 का हमारा आंसर रहेगा सी। 12 क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में हमें बताना है। सही उत्तर को हमें चूज करना है। फर्स्ट है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। इसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, दायित्व नहीं है, बिल्कुल सही है भाई ये भी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा, ये मैंने कल के टॉपिक में भी देखा है और आज भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, बताया है कि भारत के राष्ट्रपति अगर किसी वजह से उनका पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही उनके पद का जो है कार्यवहन करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए, तो ऑप्शन हमारा क्या रह जाएगा? डी। 13 क्वेश्चन, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। मैंने आपको बताया अगर वो राष्ट्रपति के पद के संभाल रहे होते हैं तो उनको जो है अपना पद का त्याग करना पड़ेगा, सभापति के पद का। सेकंड है कि इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था, राष्ट्रपति के टॉपिक में, कि मान लो राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, फिर उपराष्ट्रपति भी नहीं है इनके मतलब जो है कार्यभार संभालने के लिए, तो कौन संभालेगा? फिर जो है कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड और थर्ड जाता है सी में। 14 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं हम उपराष्ट्रपति को? तो वो राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? अब ये बताओ, उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो जो प्रस्ताव लाया जाएगा कहाँ लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, है ना। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा डी, यानी केवल राज्यसभा में। 16th क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो वो है राज्यसभा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वो उनका पदेन सभापति जरूर होता है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, और उनकी अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। यानी कौन से दो ऐसे महानुभाव हैं? ठीक है, तो ये हमारे दो महानुभाव हैं, वो हैं डॉक्टर राधा कृष्ण और वीवी गिरी। ठीक है, तो 17 का हमारा आंसर रहेगा बी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, फरुखुद्दीन अली महमद ने, या फिर नीलम संजीव रेड्डी ने, या फिर शंकर दयाल शर्मा ने। तो शंकर दयाल शर्मा ने और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमारे जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं कभी। तो 1 और 4 आंसर आ जाएगा बी। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, यानी कि गलत को हमें देखना है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है, बल्कि ये क्या थे?
प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ना, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो ये गलत हो गया और गलत ही हमें ढूँढना था, तो 19 का हमारा आंसर रह जाएगा डी। 20th क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन-सा है? देखो मैंने शुरू में क्रमांक करवाए थे ना आपको, क्रमांक पूछ लिया अभी जो मोहम्मद अंसारी थे कौन से क्रम के जो हैं उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे 12वें क्रम के, ठीक है? हुँ। अब 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन नहीं है, ये था हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक और इसके सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे। हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मैंने एक साथ पीडीएफ बनाई ली थी इसके पहले ही, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन थे। कल अगर हमने देखा राष्ट्रपति का टॉपिक, तो हमने कल की क्लास में और परसों की क्लास में 2 बार करके हमने किया है, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक था वो बहुत ही लेंथी टॉपिक था। तो आज हम उपराष्ट्रपति का हमने किया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का और कर लेते हैं और उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इतने बड़े टॉपिक हैं कि अलग-अलग ही करने पड़ेंगे, एक दिन में एक ही टॉपिक होगा। मतलब जितना हम जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ये नहीं है कि हमने एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन किए और अगले पे हम जंप कर गए, ऐसा नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की हम थोड़ी-सी डिटेल देख लेते हैं, क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। कौन-कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, बड़े ध्यान से देखना आपको इस डिटेल को, ठीक है? राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अब देखो अगर राष्ट्रपति मतलब ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के टॉपिक में भी आया था कि वो जो अपनी शक्तियों का जो मतलब प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। और फिर ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो उसके प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इन चीज़ों को आपको डिटेल में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी है तो क्या सलाह दी है, इसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान यानी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कौन? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बना हुआ है आगे, तो इन चीजों को आपको डिटेल में देखना है बिल्कुल। संविधान से एक लाइन को भी ये स्किप नहीं करना, आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो एक लाइन को। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, एक ही बार किया गया है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतर रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। किसके अधीन होता है भाई? कैबिनेट सचिवालय वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है और कैबिनेट सचिव कौन होता है? कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? हमारा कैबिनेट सचिव होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, यानी किसी सदन में अगर वो मतलब उपस्थित नहीं होता है 6 माह तक, तो फिर वो अपने मंत्री पद से जो है त्याग दे देगा, यानी कि उसकी जो अवधि की जो समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मान लो उसको 6 महीने हो गए, वो कंटिन्यू 6 महीने से जो है सदन में नहीं आ रहा है, किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हो रहा है, वो अपनी जो है प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उनको जो है उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? वो राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 52 है। आगे देखते हैं, आगे नहीं है, इतना ही थी डिटेल। और अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर रहेगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि कार्यपालिका की जो शक्ति वो निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। फिर अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, ये भी सही है, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया जाता है, वो जब तक किसी भी सदन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2, 3 और 4 सही है और आंसर हमारा रहेगा सी। आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो ना इन क्वेश्चंस में, तो आप एक बार राष्ट्रपति का जो टॉपिक करवा रखा है मैंने कल, उसमें जाके देख लेना। इससे पहले सिर्फ 3 ही क्लास हमारी हुई है पॉलिटी की, तो उन क्लासेस को आप जाके, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखें, तो आपको थोड़ा सब समझ आ जाएगा अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। ये तो गलत है ना, क्योंकि नाम मात्र का कौन होता है? नाम मात्र के तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वास्तविक होते हैं ना, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं। तो 3 का हमारा आंसर रहेगा डी। 4 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 5 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य था केंद्र सरकार दोनों का? नहीं, राज्य सरकार का नहीं है, और केंद्र और राज्य का तो फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी राज्य आ गया ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केंद्र सरकार का प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री। 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 78 में? तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो है उल्लेख किया गया है आर्टिकल 78 में। 6 का आंसर रहेगा डी। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ये बिल्कुल गलत है, और भी बहुत सारे जो हैं पद होते हैं इसमें। संघ राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा केवल 2, यानी कि बी। ठीक है, 7 का आंसर रहेगा बी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री या राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 में उप मंत्री पद का भी उल्लेख है, अतः कथन 1 असत्य है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड क के पश्चात अंतः स्थापित नए खंड 1 क के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, इसलिए कथन 2 क्या है? सत्य है। 8th क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। आपसे अगर एक और क्वेश्चन ये थोड़ा पलट के पूछ लिया जाए कि कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो आप कहोगे कि कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। ठीक है, तो आंसर अपना यही रहेगा, आंसर रहेगा बी। 9th क्वेश्चन अपना है,
कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, ये आ गया, क्वेश्चन ही आ गया है। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, कैबिनेट और राज्य उपमंत्री। तो मैंने आपको बताया था केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। 9 का हमारा आंसर रहेगा बी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कहाँ हुआ हमने डिटेल में देखा था। मैंने कहा था ना, एक भी लाइन को छोड़ना नहीं है, दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। तो ये जो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है, ठीक है। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है बीपीएससी, प्री में आया हुआ क्वेश्चन नहीं। 11th क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाल स्वामी आयंकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ये इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। फिर सेकंड है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया है। बिल्कुल सही है, तो हमारा कथन जो 2 है वो सही है और ये आंसर बी में है, ठीक है। तो 11 का हमारा आंसर रहेगा बी। ये देख लीजिए डिटेल थोड़ी सी, चलो अंडरलाइन करके मैं इतना सा करवा देती हूँ। एन गोपाल स्वामी आयंकर विधानसभा के प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह ब्यूरो बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तक संगठन एवं प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना और अनुशंसा की थी, ठीक है। 12 हमारा क्वेश्चन है वो है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर है सेकंड, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी सही, यानी कि केवल 2। 13 क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछा गया, तो वास्तविक हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। फिर है, अच्छा सही देखना है ना, हाँ तो ये सही है हमारा। फिर है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति के नाम से की हुई की जाएंगी ना। तो सेकंड हमारा गलत होगा, फर्स्ट इसमें सही है। 14 का हमारा आंसर रहेगा केवल 1, यानी कि ए। 15 क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, सिर्फ अगर वो उच्च सदन के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो। डिटेल आप देख लीजिएगा थोड़ी, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युति को विवेचित करता है? यानी कौन सा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद है वो है 75। 17 क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री? संसद के सदस्य नहीं होते हैं, या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या लोकसभा के सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। वैसे तो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। तो 17 का हमारा आंसर रहेगा बी। 18, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से किसी भी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो यही इसमें सही है, बिल्कुल सही है यही कथन। और इसमें हमें सही ही बताना था कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नियुक्ति के समय कैसे क्या होना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं भी उसी समय वो उस सदन के सदस्य हों, बस ये है कि अगर उनकी नियुक्ति होगी उसके बाद 6 महीने के अंदर जरूरी है कि उनको सदस्यता लेनी पड़ती है किसी न किसी सदन की। 19 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। 20 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनको चुना नहीं जाता है। चुना किनको जाता है? राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को।
21 क्वेश्चन है, अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ये बताना है कौन सा कथन सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र नहीं है वो, क्योंकि राष्ट्रपति करते हैं ना चयन, तो वो तो अपनी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, फिर वो चयन करते हैं राष्ट्रपति। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते, फिर वही बात आ जाएगी, करेंगे तो राष्ट्रपति ना। फिर सी है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः सेवा विवेक का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही है। डी फिर है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है। सीमित शक्तियां नहीं, इनके स्वविवेक की शक्तियां हैं ये। तो आंसर हमारा जो है 21 का रहेगा सी। 22 क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक? तो 6 माह तक रह सकता है वो, ठीक है। आंसर हमारा रहेगा 22 का बी। 23rd क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 महीने बाद, 6 माह बाद, ठीक है। आंसर रहेगा बी। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन ए है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल नहीं है, एक संसदीय प्रणाली की नहीं है हमारी। और संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, ये बिल्कुल, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत चीज बतानी है ना इसमें, गलत चीज बतानी है। 1 मिनट, शुरू से देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो ए ऑप्शन इसमें दिया गया, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, सही है ये, ठीक है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। और मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, निम्न सदन तक नहीं है, हमारा उच्च सदन भी तो होता है, राज्यसभा है ना, तो यही गलत है इसमें। डी है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो डी सही है, ए सही है, बी सही है, गलत हमारा क्या है, सी है, सी को ही देखना था। 25 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये होता है राज्यसभा के, सॉरी सॉरी, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में उनको बहुमत रखना होता है ना। डिटेल देख लीजिए आप, भारत संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। 26 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, बिल्कुल, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी सही, क्योंकि इसी में तो उल्लेख किया गया है ना मंत्रिपरिषद की जो उत्तरदायित्वों का। तो हमारा 1 2 3 सही है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा बी में, 1 2 3 सही है। 27 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहले इन 2 क्वेश्चन में हम देख चुके ना, तो लोकसभा का इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं निकलेगा। अगर लोकसभा होता तो हम इसमें लोकसभा लगा देते। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। 28 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, नहीं आएगा, इन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति। 29 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अब आ गया ना डी में, देखो डी में ऑप्शन, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 30 क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 31 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करेंगे, ये गलत है। ये जो है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी संघ मंत्री परिषद, तो ये बिल्कुल सही है, कथन हमारा 1 सही है, और ऑप्शन हमारा ए सही है। 32 क्वेश्चन, भारत कथन दिया गया है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, गलत है ये, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कारण है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत है, ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा डी में। 32 का आंसर रहेगा डी। 33 क्वेश्चन है, केंद्र में मंत्रिपरिषद
संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। कौन से सही है वो बताना हमें। तो ये गलत है, ये संसद के प्रति नहीं होगी क्योंकि लोकसभा के प्रति होगी। सेकंड है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, ये भी सही है। फिर विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ये भी सही। तो सेकंड और 3 सही है और ये जो हमारे ऑप्शन जाते हैं ये जाते हैं बी में। 33 का हमारा ऑप्शन रहेगा बी। 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन उसका हम पालन करते आ रहे हैं पहले से ही। तो वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में यानी कि लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री भैया अपना बहुमत खो देते हैं निम्न सदन में यानी लोकसभा में तो अपना त्याग पत्र देंगे, ऐसा उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में कहीं भी। लेकिन क्या हम इसका पालन करते आ रहे हैं 1947 से ही। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। 34 का आंसर रहेगा बी। 35 क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। किसके अधीन होती है? विधायिका के अधीन होती है। विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। सबसे ऊपर क्या है? विधायिका है, फिर क्या है? कार्यपालिका और फिर क्या है? न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका किसके अधीन होगी? विधायिका के। और कार्यपालिका के अधीन कौन होगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 36, ठीक है 36 भी आए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो वो रख सकते हैं विश्वास प्रस्ताव। 37 क्वेश्चन है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अभी हमने देखा है कि लोकसभा में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या त्याग देना पड़ता है? त्यागपत्र। ठीक है, तो 37 का हमारा आंसर रहेगा ए। 38 क्वेश्चन है अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा के स्पीकर की आवश्यकता होगी क्योंकि अध्यक्षता कौन करता है उनकी? तो लोकसभा के स्पीकर ही तो करते हैं दोनों सदनों की। 39 क्वेश्चन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो हमारी संख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50। 40 क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 50 है। अभी हमने देखा 39 क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है, ये उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। फिर अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। 42 क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं होगी? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होगा भाई? मंत्रिपरिषद ने अगर त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति शासन थोड़ी ना लागू हो जाएगा। इसमें गलत बताना था ना, तो यही गलत है। हाँ ठीक है, बस गलत मिल के आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 43 क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं विकल्पों को। चलो, बी क्या है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जब तक उनके जो पद पर कोई और नहीं आ जाता तो वो ही बने रहेंगे, भले ही उन्हें त्यागपत्र दे दिया हो लेकिन वो अपने पद पर